हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखेंगे आज एरर डिटेक्शन का सेट नंबर सेकेंड। सेट फर्स्ट आपका पहले ही हो चुका है और ये लेवल 2 का है। जो प्लेलिस्ट बना हुआ है लेवल फर्स्ट और सेकेंड का, ये लेवल सेकेंड का आपका लेवल सेकेंड का है। तो आप उसमें चेक करना, उसमें आपको थोड़े से टफ़ लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे लेवल 2 वाले प्लेलिस्ट में। और जब भी पीडीएफ की बातें हो या क्विजेस करवाने हो तो आप सर्च करेंगे त्रिगीतम। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। वहाँ पर इसको सर्च करने से मिलेगा आपको त्रिगीतम 4 AM क्लब करके एक ग्रुप। उसमें आपको ज्वाइन होना है। उसमें क्या करते हैं लोग, 4 बजे मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करते हैं एक साथ बहुत सारे लोग। और जो थोड़े से लेट होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके अपना अटेंडेंस देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पढ़ाई का। और लोगों को मैं वहाँ पर टास्क भी देता हूँ, वीकली टेस्ट भी करवाता हूँ। तो आप लोग भी ज्वाइन करें वहाँ पर। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ये है द डिमांड ऑफ सिटीजन्स फोरम दैट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ टू लोअर डाउन विल सून बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट, नो एरर। अब इसमें आपको बताने हैं कि कौन सा इसमें एरर है आपका। तो ज़रा देखो, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला कह रहा है कि द डिमांड ऑफ द सिटीजन्स फोरम। इसमें सीखेंगे कि कौन कौन से इसमें रूल फॉलो होते हैं, कौन कौन से रूल इसमें आए हुए हैं। तो इसमें ज़रा ध्यान देना। पहली बात कि यहाँ पर क्या है एरर, ये चेक करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में कोई एरर है क्या। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर है द डिमांड ऑफ द सिटीजन्स फोरम। एक कोई सिटीजन्स फोरम है, कोई मंच है एक तरह का। तो इसका जो डिमांड है उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ गौर करना, जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो कोई वर्ब से, जब भी कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे डिमांड है यहाँ पर क्या, एक वर्ब, मांग करना। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी कोई सेंटेंस, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जब भी कोई सेंटेंस कोई वर्ब से स्टार्ट हो लेकिन उस वर्ब के बाद ऑफ और उसके बाद भी समथिंग, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरीके का पैटर्न फॉलो करे तो इस वर्ब के पहले आपको दा लगाना है। और ये वर्ब जो है ये यहाँ पर वर्ब नहीं रह जाता, यहाँ पर ये नाउन बन जाता है आपका। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखना। क्या समझाया कि द डिमांड ऑफ द सिटीजन्स फोरम है, मतलब डिमांड वर्ब है, इसके बाद ऑफ है और इस ऑफ के बाद भी समथिंग है। तो इस तरीके का जहाँ भी सेंटेंस हो, शुरुआत हो, स्टार्ट हो, तो इस वर्ब के पहले दा आता है और ये वर्ब नहीं रह जाता, ये नाउन होता है, पहला रूल। तो इस तरीके से देखेंगे कि द का यूज़ यहाँ पर गलत है क्या, तो बिल्कुल गलत नहीं है। और ये डिमांड यहाँ पर क्या है, नाउन है, ना कि वर्ब। क्यों? क्योंकि इसके बाद ऑफ आया है। द सिटीजन्स फोरम, किसी भी मंच के पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है आपका। सिटीजन्स फोरम, ये भी करेक्ट है। दैट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं है। वो कह रहा है कि जो प्राइसेस हैं एसेंशियल कमोडिटीज़, जैसे आपके घर में नमक हो गए और साबुन हो गए और जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़, उसके प्राइसेस के बारे में बात कर रहा है। टू लोअर डाउन विल सून बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या आपको फोकस करना है, पार्ट नंबर डी में देखो, ये इसका पहले मीनिंग समझ लो, ये कहना क्या चाह रहा है। तो सिटीजन फोरम जो है उसका डिमांड है कि जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए, वो बहुत ही जल्दी कंसीडर करेंगे किस चीज़ को, एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस को लेकर, वो कम करने को लेकर, प्राइसेस को कम लोअर डाउन करने को लेकर के बहुत जल्दी ही उस पर कंसीडर करने वाले हैं। तो या फिर करना चाहिए, इस सेंस में ये बताना चाह रहा है। लेकिन आपको देखिए यहाँ पर क्या फॉलो करना है, इस सेंटेंस को देख करके आप बता सकते हैं कि सेंटेंस आपको बताना क्या चाह रहा है। ये एक्टिव में है या पैसिव में है। तो ये पैसिव वॉइस में है। कैसे पता चला? सून बी कंसीडर्ड है, बी है प्लस कंसीडर्ड आपका V3 फॉर्म है। इस तरीके का सेंटेंस होता है तो पैसिव फॉर्म में होता है। तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा होना चाहिए था आपका पैसिव सेंटेंस में। अब आप देखते हैं कमोडिटीज़ टू लोअर डाउन, तो टू लोअर डाउन की बातें कर रहा है, जो यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो पैसिव में होना चाहिए लेकिन टू लोअर डाउन है। तो पैसिव में इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ बोल सकते हैं द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ टू बी लोवर्ड डाउन, टू बी लोवर्ड डाउन, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, टू बी लोवर्ड डाउन। लेकिन फिर भी ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये पैसिव में तो मान लिया जाए आपका बन जाएगा, पैसिव में तो बन गया, लेकिन गलत इसलिए होगा क्योंकि इस तरीके का जो सिटीजन्स फोरम होता है
वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली क्या करता है कि सजेशन देता है, उसको वो एक तरह से सुझाव दे रहा होता है। तो जब भी सुझाव दे रहा हो तो टू बी लोअर डाउन के जगह पर शुड बी लोअर डाउन होगा, शुड बी लोअर डाउन, शुड बी लोअर डाउन। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो गलती है ये है किस पार्ट में, तो ज़रा देखो, ये आपका सी नंबर पार्ट में। कमोडिटीज़ टू बी लोअर डाउन भी नहीं होगा, टू लोअर डाउन भी नहीं होगा, शुड बी लोअर डाउन होगा। तो यहाँ पर ये गलती था। तो आप समझ गए, इसका आंसर आपका सी होगा, सी ऑप्शन में गलती है। और यहाँ आप क्या सीखे कि ये डिमांड है, वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद अगर ऑफ और समथिंग आया तो इसके पहले दा लग जाएगा और ये जो एक्सक्यूज मी, और ये जो आपका डिमांड है ये वर्ब नहीं रहेगा, यहाँ पर ये आपका नाउन बन जाता है। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखना। और यहाँ पर क्या गलती है ये भी मैं बता दिया। ये थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन हैं, काफ़ी हाई फाई एग्जाम में आते हैं ये सब, तो आपको फोकस करना है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप हर एक लाइन से 2-4 न्यू पॉइंट्स को सीखें। अब ज़रा देखो सेकंड नंबर, देखो क्या है ये, यहाँ कह रहा है डिस्पाइट ऑफ ए गुड मानसून दिस ईयर, इस साल का जो बहुत अच्छे मानसून है उसके बावजूद भी, ये बताना चाह रहा है। डिस्पाइट का मतलब ही होता है के बावजूद। द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप, मतलब कंट्री में बहुत अच्छे मानसून होने के बावजूद भी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ पर गलती है क्या? फर्स्ट नंबर से देखते हैं, डिस्पाइट ऑफ ए गुड मानसून। तो क्या यहाँ पर कुछ गलती है? बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? तो यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ नहीं लगता, कभी भी डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट जो है इसका मतलब ही होता है के बावजूद, और इसके जगह पर आता है इन स्पाइट ऑफ। मतलब ये है कि इन दोनों का मीनिंग सेम है। इन दोनों का मीनिंग क्या बताया? के बावजूद। तो डिस्पाइट जो वर्ड है इसके बाद आपका प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आता। कब आता है? इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, और दोनों का मतलब है के बावजूद। तो गलती आपका फर्स्ट पार्ट में ही है। ये चलो थोड़ा सा सस्ते लेवल का क्वेश्चन था, तो डिस्पाइट ऑफ ना होकर के यहाँ पर क्या लगना चाहिए था? तो यहाँ पर लगना चाहिए था इन स्पाइट ऑफ। तो आप समझ गए, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ आना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट में ही आपका ए में ही क्या था? गलती। अब थर्ड नंबर देख लो क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्या है आपका? फिर से डिस्पाइट वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? इन स्पाइट ऑफ ए थोरोली सर्च ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस द टैक्स अथॉरिटीज़ कुड नॉट फाइंड एनी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे कि गलती है क्या। तो फर्स्ट पार्ट में देखो इन स्पाइट ऑफ, अभी अभी देखा कि गलत नहीं है, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है, करेक्ट है। अ थोरोली सर्च के बाद बात कह रहा है ये। अब जरा देखो क्या है। अब यहाँ आप मुझे बताओगे कि सर्च है, बिल्कुल है। सर्च मतलब खोज करना, तलाश करना। सर्च के मतलब एक तरह का ये वर्ब है। अब यहाँ पर सर्च के बाद आपका ऑफ आया है, तो ये सर्च क्या वर्ब रहा है? अब बिल्कुल नहीं। तो ये क्या रह गया? ये नाउन बनकर रह गया। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि वर्ब के पहले, इस नाउन के पहले दा आना चाहिए, लेकिन थोरोली के पहले दा नहीं है। तो यहाँ ऐसा नहीं है। मैं बताया था कि ऐसा भी लिखा जाता है, लेकिन अगर सेंटेंस स्टार्ट हो उससे, सर्च ऑफ द बिजनेस ऐसा रहता और ये सेंटेंस ही स्टार्ट होता वैसा, तो उसके पहले दा लगाते। इसके पहले अगर वर्ब, एडवर्ब फिर कोई एडजेक्टिव आ जाए, नाउन आ जाए इस सर्च के पहले, तो इस तरीके का दा नहीं लगाएंगे बीच में। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो अब ज़रा देखो ये क्या है आपका? सर्च तो नाउन है, वर्ब तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ देखना है कि इसके पहले कौन सा वर्ड है? थोरोली। तो LY से जितने भी वर्ड एंड करते हैं, कुछ एक्सेप्शन में होते हैं, मैं कभी डिटेल क्लास पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि LY के बावजूद भी कुछ नाउन होता है, कुछ एडजेक्टिव होता है, लेकिन इन जनरल थोरोली क्या है आपका? एडवर्ब है। आप इस बात को समझ गए। लेकिन एडवर्ब किसके पहले लगता है? वर्ब के पहले लगता है, ना कि आपका नाउन के पहले। तो इस थोरोली के जगह पर क्या होना चाहिए था? इस थोरोली के जगह पर सिर्फ थोरो होना चाहिए था, जो क्या है आपका? एडजेक्टिव है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है?
एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। बात समझ में आई? तो थर्ड नंबर में भी कहाँ गलती था? फर्स्ट में गलती था आपका। अब जरा देखो फोर्थ में देखना है क्या गलती है। द लास्ट ऑफ द मुगल एम्पेयर्स। अब जरा देखो, फिर से वही बात आ गई, नाउन वाली बात कि यहाँ पर लास्ट है। लास्ट का मतलब टिकना होता है, और जैसे बोलते हैं ना लॉन्ग लास्टिंग, बहुत टिकाऊ, तो उसी तरीके का लास्ट है। लास्ट मतलब अंतिम भी है। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑफ है, और ऑफ के बाद भी समथिंग है, मतलब ये लास्ट क्या है आपका? बिल्कुल नाउन है। कोई कन्फ्यूजन अब से नहीं। और इसके पहले दा लग गया, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी आपका किसी तरह का एरर नहीं है। अब देखेंगे, अब फिर से अगर उस तरीके से देखो, अब दूसरा क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपका कि यहाँ भी मुगल एम्पायर्स है, इसके बाद भी ऑफ आया है, तो मुगल एम्पायर्स भी एक तरह का क्या है? नाउन है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ अबाउट दिस नाउन। अब आपको क्या देखना है, इसके पहले भी दा आया है, बिल्कुल आया है, तो आप कहेंगे कि इस बार तो बीच में आ गया, फिर दा कैसे आ गया भाई यहाँ पे? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके का नाउन बीच में आने से उसके पहले दा ना लगे। आपको समझना है थोड़ा सा ध्यान से। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, मुगल एम्पायर्स ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजन्ड एंड लेटर सेंट इनटू, मतलब लास्ट एम्पायर। अब आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि लास्ट मुगल एम्पायर्स का नाम क्या था और उनको किस कंट्री भेजा गया था, तो ये भी आप बताओगे। एग्जाइल मतलब देश से निकाला जाना कहलाता है एग्जाइल। ब्रिटिशर्स लोग जो थे उनको देश से बाहर निकाल दिया, किसी दूसरे कंट्री में भेज दिया। तो यहाँ पर क्या है, बी नंबर में एम्पायर्स ऑफ इंडिया वॉज इम्प्रिजन्ड, यहाँ पर किसी तरह का गलती नहीं है। अब आपको बताना है सी में क्या है, एंड लेटर सेंट इनटू। अब यहाँ क्या है, क्या इनटू गलत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सेंट इनटू एग्जाइल एक फ्रेज है जो हमेशा ऐसे ही यूज होता है। सेंट के बाद यहाँ पर इनटू होगा आपका। बात समझ रहे हो? और हाँ, एक बात जो मैं बताया कि मुगल एम्पायर्स के पहले अगर ये बीच में आ गया तो इसके पहले दा क्यों लगा? तो दा इसलिए लगा क्योंकि मुगल एम्पायर्स जो है, किसी भी एम्पायर के पहले दा लगाया जाता है। तो ये भी पॉइंट क्लियर है आपका। अब जरा देखो यहाँ पर है एंड लेटर सेंट इनटू, तो सेंट इनटू एग्जाइल, ये भी फ्रेज को आप हमेशा ख्याल रखना कि देश से निकाला जाना कहलाता है सेंट इनटू एग्जाइल। किसी दूसरे देश में अगर भेजते हैं तो एक फ्रेज है, तो सेंट इनटू एग्जाइल में इनटू ही आएगा, ये भी करेक्ट है। अब इस लेटर पर ध्यान दो, इस लेटर का क्या मतलब है? लेटर का मतलब है बाद, इसका मतलब है बाद, लेकिन एक वर्ड है लेटर ऑन। इस लेटर ऑन फ्रेज का मतलब है बाद में, बाद में भेजा गया, ना कि बाद भेजा गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? लेटर के बाद ऑन आना चाहिए था। बात समझ गए? तो यहाँ पर एरर था आपका सी में। फिफ्थ नंबर देखो क्या है भाई, हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टूवर्ड्स माई हाउस। अब जरा देखो, ये कह रहा है कि शायद ही, मतलब बिरले ही मैं क्या किया, अपने घर से बाहर निकला कि मैं कुछ पुलिसमैन को अपने घर की तरफ आते हुए देखा। इसका ये सिंपल मीनिंग था। अब आपको इसके पैटर्न पे फॉलो करना है कि हार्डली वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसका पैटर्न होता क्या है। तो देखो हार्डली है ये, तो आपको हमेशा आज के बाद याद रखना है कि हार्डली वर्ड के साथ जब सेंटेंस स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पे आप हार्डली के बाद हमेशा देखोगे कि कौन सा क्या यूज होता है। तो हार्डली के बाद आपका हैड यूज होता है। पहला पॉइंट हैड है, जो कि यहाँ पर एज है, यहाँ पर यहीं पर गलती है। हैड के बाद हमेशा आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर आपका क्या आता है? V3 आता है। ये पैटर्न समझ गए? अब इसके साथ जो दूसरा वाला क्लाउज होता है, क्लाउज मतलब सेंटेंस होता है, तो इसके साथ क्या यूज होता है मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके बाद आपका होता है वेन वाला क्लाउज। ये वेन वाला क्लाउज देख रहे हो, ये तो हार्डली वाला क्लाउज था, यहाँ तक हार्डली वाला क्लाउज। वेन वाला सेंटेंस कौन है यहाँ पर? तो वेन आई सॉ सम पुलिसमैन, यहाँ तक है। तो वेन वाला जो क्लाउज है वो उसका पैटर्न क्या होता है? तो वेन के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, बिल्कुल सही, और सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना। हार्डली के बाद हैड आता है, फिर सब्जेक्ट, यहाँ पर वेन के बाद सब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर हार्डली वाले सेंटेंस में उसके क्लाउज में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और
वेन वाले पैटर्न में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे हर चीज़ आपका फॉलो कर रहा था, जैसे वेन है करेक्ट है ये वेन। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ अब देखो, अच्छा ये क्लियर हो गया पूरा। अब देखो ये क्या है, अभी क्या बताया, हार्डली के बाद आपका हैड आना चाहिए था, जो नहीं है एज है, तो यहाँ पर हैड होना चाहिए था आपका, बिल्कुल। हैड के बाद आपका आई था, मतलब सब्जेक्ट था, करेक्ट है। स्टेप थर्ड फॉर्म है स्टेप का। स्टेप आउट एक आपका वर्ब है एक तरह से, स्टेप आउट मतलब घर से बाहर निकलना, तो ये भी करेक्ट है आपका। वेन वाले क्लॉज में देखो, वेन के बाद सब्जेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सॉ वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका ए में गलती था, और वो क्या था कि एज के बदले यहाँ पर हैड लगना चाहिए था। चलो ये भी आप सीख गए। अब जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, 6। ये क्या कह रहा है, स्वाति हैज़ सच ए फाइन, स्वाति हैज़ सच ए फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट मतलब याद करना, एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स अगो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, और इसमें आप बहुत ही डीप मीनिंग से समझने वाले हैं। अगर किसी को नहीं आता हो तो इन जनरल बहुत लोग गलती कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखो इसमें गलती है क्या, इसमें क्या है 6 नंबर में क्या है, स्वाति हैज़ सच ए फाइन मेमोरी दैट, तो सच के बाद आपका दैट आता है, और सच के बाद आपका एज आता है। और आप फर्स्ट वीडियो में जाकर के देख लेना, सच एज और सच दैट के बीच में फ़र्क बताया हूँ। तो यहाँ पर सच दैट मतलब जैसा कि, तो सच दैट यहाँ पर कोई गलती नहीं है, सच के साथ दैट आया है, बिल्कुल गलत नहीं है। अब फाइन मेमोरी मतलब बहुत शार्प मेमोरी है उनका, बहुत तेज़ मेमोरी है, याददाश्त है। दैट कि शी कैन रिकलेक्ट कि वो याद कर सकती है, एनीथिंग व्हाट हैपन मेनी ईयर्स अगो जो बहुत सालों पहले उसके साथ कोई घटना घट चुकी थी उसको वो याद कर सकती है। तो अब जरा देखो इसमें गलती कहाँ है। फर्स्ट में तो कोई गलती नहीं, सेकंड में कोई गलती नहीं, रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट इसमें देखेंगे, हैपन मेनी ईयर्स अगो इसमें भी देखेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है आपका। मेनी ईयर्स जो है उसके पहले अगो ही लगता है, बिफोर नहीं लगता है उसके पहले। अब जरा देखो रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट, यहाँ पर गलती है आपका व्हाट में। क्यों गलती है व्हाट में, जरा देखेंगे। इस व्हाट के बदले आपको दैट लगाना चाहिए था, हमेशा ध्यान रखना। क्यों लगाना चाहिए था, क्योंकि ये जो आपका व्हाट है दैट है इस तरीके का जो आता है उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु है, ये सब जो आते हैं वो आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में, मतलब उसको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। अगर नाम नहीं भी आपको ख्याल रहे ना तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो दैट वाला दैट को बोलते हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन, सॉरी व्हाट हु ये सबको नहीं बोलते हैं, दैट को बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या आपको ख्याल रखना है, ये जो एनीथिंग है ना, ये एनीथिंग ध्यान से समझना, एनीथिंग है और तो फिर समथिंग है और फिर नथिंग है, इस तरीके के वर्ड के बाद आपका व्हाट नहीं आता, हमेशा आपका दैट आता है। इस चीज़ को ख्याल रखना। और इसके बारे में जो आपका बेसिक लेवल का है, लेवल 1 का जो एरर डिटेक्शन फर्स्ट बताया हूँ उसमें आप ज़रूर जाकर चेक करना। उसमें व्हाट और दैट के बीच में फ़र्क बताया हूँ कि क्या फ़र्क होता है, कहाँ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल याद रख लो कि एनीथिंग, समथिंग और नथिंग के बाद आपका दैट आता है, ना कि व्हाट आता है। ठीक है, तो ये 6 नंबर में गलती यहाँ पर आपका यहाँ था। अब यहाँ पर समझ गए आप। 7th नंबर देख लो क्या कह रहा है। 7th है इन द मीटिंग मिस्टर मेहताज सजेशंस। यहाँ पर कोई गलती है, मतलब मीटिंग में जो मिस्टर मेहता का जो सजेशन था उसके बारे में कह रहा है, तो यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। मिस्टर मेहता पर्सन्स के लिए तो लगता है आपका एपोस्ट्रॉफ और यस ये वाला। विथ रिगार्ड फॉर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर हेल्ड बाय ऑल द मेंबर्स। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये में तो कोई गलती नहीं, इन द मीटिंग होता है। द मेहता सजेशन मतलब ये सारी जो बातें कह रहा है, ये सारी जो बातें कह रहा है वो फिक्स एक मीटिंग के बारे में बातें कर रहा है। तो मीटिंग के पहले इसलिए स्पेसिफिक हो जाता है, ये मीटिंग एक खास हो जाता है और इस खास के पहले दा लगा है। और इन द मीटिंग एक तरह का एक फ्रेज भी है, इस वजह से भी इन द मीटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विथ रिगार्ड फॉर, अब बी में देखो विथ रिगार्ड फॉर, भाई विथ रिगार्ड फॉर
एक फ्रेज के जैसा काम आया है, लेकिन यहाँ विथ रिगार्ड के साथ फॉर कभी नहीं आता। इस चीज़ को ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि विथ रिगार्ड के साथ हमेशा आपका टू आता है, इसके साथ हमेशा टू आता है। और विथ रिगार्ड टू का अर्थ होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है के संबंध में। तो किसके संबंध में? सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के संबंध में जो सजेशन दे रखा था मिस्टर मेहता, उसके बारे में बात कर रहा है। तो विथ रिगार्ड के साथ फॉर नहीं टू आता है। तो यहाँ पर गलती आपका कहाँ था? बी नंबर में एरर था आपका। ये भी आप सीख गए कि विथ रिगार्ड के साथ टू आता है, ना कि फोर आता है। अब जरा देखो 8 नंबर क्या है? चिल्ड्रन हु हैव हैड। अब कहोगे हैव और हैड दोनों एक साथ कैसे आ गए? बिल्कुल आता है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। तो अगर इस तरह बोलते हैं आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, तो हैड का सेंस आता है खाने के सेंस में, मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। तो हैव के साथ हैड आना एक बहुत आश्चर्यजनक की बात नहीं है, बहुत लोगों को लग भी रहा होगा, तो इससे कंफ्यूज ना करना। तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है फर्स्ट नंबर में कि चिल्ड्रन जो उनके बारे में कह रहा है, हु हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली टू आउट डू अदर चिल्ड्रन एट स्कूल। ये कहने का क्या सेंस है? कह रहा है कि जो बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल से उनको एजुकेशन मिला है, प्री स्कूल एजुकेशन मतलब बचपन की जो पढ़ाई है, एजुकेशन मिली है उनको, उन बच्चों के बारे में कह रहा है कि आर मोस्ट लाइकली टू आउट डू, मतलब वो क्या कर सकते हैं, किसी अदर स्कूल के चिल्ड्रन जो हैं उससे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। आउट डू का मतलब होता है किसी से ज़्यादा बेहतर काम करना, ये होता है। तो एक न्यू वर्ड भी सीखे इसमें, आउट डू का मतलब होता है किसी से ज़्यादा बेहतर काम करना। तो यहाँ पर गलती कहाँ है? अब देखिए यहाँ पर गलती क्या है। तो यहाँ है फर्स्ट नंबर में कुछ गलत नहीं है, चिल्ड्रन हु हैव हैड मतलब जो जिनकी शिक्षा हो चुकी थी उन चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है, तो ये करेक्ट है आपका। गुड प्री स्कूल एजुकेशन, अब इसमें देखना है आपको कि क्या इसमें तो गलती नहीं है, तो इसमें यहीं पर गलती है। क्या है? गुड प्री स्कूल एजुकेशन में कुछ गलती है, और वो गलती है क्या? तो एजुकेशन का जो सेंस लेते हैं हम लोग, एक तरह का आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में नहीं आता वो। लेकिन अब हम आपको कहें कि एजुकेशन के बाद अ एजुकेशन लगा दें, या फिर अ तो नहीं लगेगा, एन एजुकेशन, तो क्या वो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसके पहले अ फिर एन लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेज की तरह काम करता है, फ्रेज की तरह। तो यहाँ पर किस फ्रेज का यूज हुआ है वो देखेंगे हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पर एक फ्रेज आता है आपका, ये देखो फिर से गड़बड़, अब देखो जैसे आता है हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड एजुकेशन, ये वाली बात है। तो इस तरीके का फ्रेज यूज होता है। एजुकेशन के पहले कुछ आपका एडजेक्टिव टाइप का, फिर उसके पहले अ यूज होता है। हैविंग अ गुड एजुकेशन, हैव या गुड एजुकेशन, इस तरीके से यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूँ, एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल, मतलब सब लोगों में एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर एजुकेशन के पहले अ या एन का यूज नहीं किया। नेक्स्ट सेंटेंस लें तो ही हैज़ हैड अ गुड एजुकेशन, मतलब उनकी शिक्षा बहुत अच्छी से हुई है। तो अ गुड एजुकेशन, बात समझ रहे हो? अ गुड एजुकेशन, तो इस तरीके के फ्रेज के पहले हम अ एन इस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, गुड प्री स्कूल एजुकेशन में क्या होना चाहिए था कि गुड के पहले आपका ए लगना चाहिए था। बात समझ रहे हो? तो अब कहोगे कि सर इस जो आप ए लगाने की बात कह रहे हो, देखना कैसे कैसे कंफ्यूज करते हैं बच्चे एग्जाम में कि सर आ तो यहाँ लगा सकते हैं, फिर अ तो यहाँ भी लगा सकते हैं, ए वाले पार्ट में भी लगा सकते हैं, हैड के बाद भी अ लगा सकते हैं। तो आप ए वाले पोर्शन को एरर क्यों नहीं माने? तो जरा देखो ये क्या है, गुड प्री एजुकेशन एक साथ आता है फ्रेज आपका, तो एक साथ फ्रेज आता है तो उसी के साथ आपको लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, ना कि इसके पहले वाले क्लाउज में। समझ रहे हो? क्योंकि अ जो है अ गुड प्री एजुकेशन है, वो एक तरह का क्या है, एक फ्रेज है। तो उस फ्रेज वाले क्लाउज जो होता है वो सेंटेंस होता है, और फिर वो फ्रेज जो खुद ब खुद है
उसके साथ ए आता है, ना कि उसके पहले वाले सेंटेंस में, ना उसके बाद वाले सेंटेंस में। तो इस तरीके से आप ख्याल कर सकते हो कि ये ए वाले पोर्शन में ए जो वर्ड है इसलिए नहीं आया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना। 8 में आपका था बी में रॉन्ग। देखो 9th नंबर देखो क्या है, द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स, मतलब जो बावले स्टूडेंट थे, थोड़े से क्या कहते हैं उसको, मतवाले बोलो उसको, एजिटेटिंग गुस्सैले टाइप के स्टूडेंट्स जो थे, हैड टेकन अ वाव। वाव का क्या अर्थ होता है यहाँ पर, तो वाव का मतलब प्रतिज्ञा। नॉट टू रिटर्न टू दियर क्लासेस, मतलब वो अपने क्लास में रिटर्न नहीं होने का एक शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। अनटिल दियर डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसिपल, जब तक कि उनके प्रिंसिपल के द्वारा उनके डिमांड्स को मान लिया नहीं जाए तब तक वो अपने क्लासेस में नहीं आएंगे रिटर्न, ये कह रहा है। तो यहाँ गलती कहाँ है, द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स कह रहा है। अब कहोगे एजिटेटिंग स्टूडेंट्स के पहले द कैसे आया, तो इस वाले क्लाउज के बाद जितने भी क्लाउज आए हैं, ये सारे क्लाउज, ये किसकी बातें कर रहा है, एक कोई खास स्टूडेंट्स के बारे में। और वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, जो एजिटेट हो चुके हैं, एजिटेटिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हंगामा करने वाले हैं, उस टाइप के स्टूडेंट। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं एक तरह का क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, और स्पेसिफिक चीज़ों के पहले आपका डेफिनिट आर्टिकल लगता है जिसको द बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर द आया है। हैड टेकन अ वाव, यहाँ तक कोई गलती नहीं है। टेक यहाँ पर है टेकन अ वाव, तो टेक अ वाव भी आपका क्या है, एक तरह का टेक अ वाव भी आपका एक फ्रेज है, इसलिए वाव के पहले यहाँ ए आया है, तो यहाँ पर गलती नहीं है। नॉट टू रिटर्न टू दियर क्लासेस, यहाँ भी गलती नहीं है किसी तरह का। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है अनटिल वाले पार्ट में, अनटिल दियर डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड, तो यहीं पर गलत है। अनटिल वाले क्लॉज में, अनटिल से पहले नहीं देखना, अनटिल के पहले नॉट आ सकता है, अनटिल के पहले नॉट वर्ड आ सकता है, लेकिन अनटिल दियर डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द प्रिंसिपल, अनटिल वाला क्लॉज तो आपका ये है, देख रहे हो ध्यान से, ये वाला। तो इस वाले क्लॉज में अनटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, क्योंकि अनटिल का मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं। तो उसके बावजूद भी आप नॉट कैसे लगा सकते हो, नहीं बार बार कैसे यूज कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर आया है अनटिल देयर डिमांड्स वर नॉट एक्सेप्टेड, मतलब नॉट जो है यहाँ पर रिडंडेंट है, सुपरफ्लुअस है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है जो नहीं आना चाहिए था। तो अनटिल का मीनिंग है जब तक कि नहीं, तो यहाँ पर से आपको नॉट हटाना पड़ेगा। तो 9th नंबर में आपका यही एरर है। फिर से देखो 10th नंबर क्या है आपका, 10th नंबर, टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मेनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप देयर हार्ट्स बीटिंग। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि आजकल जो है वो जो कॉस्ट है लिविंग का, जीने खाने का जो कॉस्ट है, महंगाई जो है वो इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि उससे पीपल जो है बहुत डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं अपने हार्ट बीटिंग को कीप करने में। तो कीप देयर हार्ट्स बीटिंग का मतलब होता क्या है, तो कीप देयर हार्ट्स बीटिंग का मतलब जीने के लिए, ये होता है इसका मतलब उनका धड़कन धड़कने के लिए, ऐसा इसको समझ सकते हो। मतलब जीने के लिए बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं वो महंगाई की वजह से, ये इसका सेंस है। अब ज़रा देखो फर्स्ट नंबर में क्या है, टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसमें कोई गलती है, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं है। इज सच हायर दैट मेनी, अब इसमें क्या गलती है, बी पार्ट में क्या गलती है, तो यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर गलती है कि यहाँ पर हायर आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सच हायर नहीं होना चाहिए, सच भी नहीं होना चाहिए और हायर भी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके साथ आपका आता है सो हाई आना चाहिए। क्यों, क्योंकि सो वाला जो पैटर्न होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। सो के बाद आपका कोई एक एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव, तो सो यहाँ पर अगर लगा दें तो यहाँ पर हायर है, तो हायर की जगह पर हाई आएगा। क्यों आएगा ये भी मैं बताऊँगा। एडजेक्टिव तो होना ही चाहिए, हाई और हायर दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन वो जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए आपका, पॉजिटिव डिग्री में, ना कि कंपैरेटिव डिग्री में, ये इसका रूल है। तो और सो के बाद एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, और उसके बाद दैट आपका लगता है, सो दैट, जैसा कि। तो इसका मीनिंग होता है सो दैट का मतलब जैसा कि। तो इस पैटर्न को आप हमेशा ख्याल रखना कि सो एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए और उसके बाद दैट आता है। इसलिए सच हायर के बदले सच के बाद दैट आया, लेकिन यहाँ होना चाहिए था सो, और सो के बाद आपका हाई होना चाहिए जो पॉजिटिव डिग्री में है, और दैट तो दैट है ही।
इसलिए यहाँ पर एरर है आपका बी नंबर पोर्शन में, तो इसको भी आप ख्याल रखना। यहाँ पर गलती है सो हाई दैट, ऐसा यूज होना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए ले सकते हो, उसको कैसा एग्जांपल लें, मान लिया जाए सीता इज़ सो बोल्ड, मतलब सीता इतनी साहसी है, दैट शी कैन टॉक टू एनीबडी, कि वो किसी से भी बात कर सकती है। तो यहाँ पर सो बोल्ड में लिया, सो बोल्ड दैट सीता इज सो बोल्ड दैट शी कैन टॉक टू एनीबडी। तो देखो सो था, सो के साथ दैट आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन सो के बाद जस्ट बाद आपका एडजेक्टिव आया है, और ये एडजेक्टिव जो है वो पॉजिटिव डिग्री में, ना कि बोल्डर और फिर मोर बोल्ड इस टाइप का नहीं लगाए हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो सो के साथ आपका कभी कभी एग्जाम में दे देता है क्या कि पॉजिटिव डिग्री की जगह कंपैरेटिव डिग्री दे देता है, कभी कभी सुपरलेटिव डिग्री देता है। तो उसको आपको ध्यान रखना है कि सो दैट के बीच में जो भी एडजेक्टिव यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। तो हम लोग बहुत सारा कुछ सीखे। अगर आप लोगों को लगा होगा ऐसा कि मैं कुछ ज़्यादा टफ करवा रहा हूँ तो आप लोग बता देना, मैं लेवल 1 का जो एरर डिटेक्शन स्टार्ट किया था उस पर मैं फोकस करूँगा। तो आप लोग कोशिश करो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने का। और वैसे भी मैं एक कोट बताया था आप लोगों को कि ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू, आप हमेशा वही करो जो आपको करने में डर लगता है, फिर देखना आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहता हूँ कि अगर आप मान लिया जाए ग्रेजुएट हैं, अभी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और आप फिर से जा कर के आप छोटे छोटे चीज़ इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करोगे, जैसे उसको क्या बोलते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आता है, नाउन का टॉपिक आता है कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, और ट्रांसलेशन सीखोगे, और मान लिया जाए ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय इस टाइप का सीखना स्टार्ट करोगे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं कर पाओगे। आपका ग्रेजुएशन हो चुका है मतलब आपके दिमाग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का कुछ ना कुछ बैठा हुआ है। आपको करना क्या है, ग्रेजुएशन के बाद आपको डायरेक्टली अगर आप टफेस्ट चीज़ से स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, आप धीरे धीरे जब नॉर्मल चीज़ों की ओर जाएंगे, मान लिया जाए 3 लेवल में मैं बांट दिया हूँ ग्रामर को, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल में अगर मैं बांटा हूँ, तो अगर आप 3 से स्टार्ट कर देते हो तो देखना 3 में आप इतने कुछ सीख जाओगे। मान लिया जाए मैं 50 सेट दे देता हूँ कॉमन एरर का, 50 सेट थर्ड लेवल का आप क्वेश्चन कर लेते हो तो सेकंड आते आते आपको लगेगा थोड़ा सा आसान, और फर्स्ट आते आते आपको और भी आसान लगेगा। लेकिन आप जब फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करते हो तो क्या होगा आपके लिए, आपको सेकंड लेवल जाते जाते आप बोर सा हो जाओगे, क्योंकि आपको सेकंड लेवल वाला थर्ड लेवल वाला बहुत डिफ़िकल्ट फील हो रहा होगा, और डिफ़िकल्ट फील जहाँ ही होता है आपको वहाँ नींद आना स्टार्ट हो जाती है और आप सो जाते हो, ये कॉमन सी बात है। तो इसलिए कोशिश करो, एक जो होता है ना एकदम दिल पे पत्थर रख के एकदम कोशिश करो कि हायर लेवल वाला चीज़ से स्टार्ट करो, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, आप समझ सकते हो चीज़ों को, और मैं अपने तरीके से बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आए सारी बातें। तो अगर आप लोग को टफ़ लगे तो बता देना, मैं लेवल 1 का भी स्टार्ट कर दूँगा, और इतना मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो आप लोग 1 लाइक ज़रूर देना, अपने तरफ से ज़रूर कोशिश करना कि 1 लाइक इस वीडियो को दो। मेरा गला सूखने लगता है बोलते बोलते, कंटिन्यूसली 1 घंटा तक अगर बोलना पड़े तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो 1 लाइक आप लोग ज़रूर देना। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, फिर कमेंट में जाना, वहाँ आप देखोगे अगर आपसे हो पाए तो करना मदद। तो चलो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।